नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज का दिन वाकई अगर कहा जाए तो एक मिनी बजट जैसा था। पूरे दिन हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे जो फिनेंस बिल के नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे थे मार्केट के लिए, वो हलचल मचाए हुए थे मार्केट में। हर थोड़ी देर बाद एक नई खबर आती थी और सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और बहुत कुछ बदलाव हुए हैं मार्केट के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाले हैं और ये काफ़ी बड़े बदलाव हैं। इसलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करें, क्योंकि आप भी पूरे वीकेंड में बैठेंगे तो इसी पे विचार विमर्श करते रहेंगे कि किसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब इसमें आगे क्या हुआ और कैसे इससे जूझा जाए। तो आज हमारे जो ऑन द शो या हमारे एजेंडे में 3 चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक है डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है। यानी जो आपको एक रियायत मिलती थी कि आप डेट म्यूचुअल फंड में जाते तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके टैक्स लिया जाता था, वो अब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपसे टैक्स की वसूली होगी। दूसरी एक बड़ी घटना ये हुई है कि एसटीटी जो लगती है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको 25% बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप जो एफएनओ के सौदे करेंगे उसमें एसटीटी जो आप भरते हैं उसमें 25% ज़्यादा लगा दिया गया। सरकार ने एक और आपके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। अगर आप बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तीसरा विषय हमारा ये होगा कि इन दोनों झटकों को झेलने के बाद, ग्लोबल मार्केट के झटके झेलने के बाद मार्केट का मूड कैसे सुधरेगा और यहाँ से आगे डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का। ये 3 हमारे आज के बड़े विषय हैं। इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं आपकी परिचय कराता हूँ उनसे। सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और इस शो के वो खास मेहमान हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और आज तो इन्हीं के फील्ड में सबसे बड़ी घटना हुई है। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड सेक्टर्स एडवाइज़र के, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो और पैसे मैनेज करते हैं, क्वेरीज दिन भर सॉल्व कर रहे होंगे, हमारा ऐसा अनुमान है। और कमलेश शाह जी हमारे साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एनमी के, यानी एक्सचेंज ब्रोकर्स का जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और एसटीटी लगा है तो डेफिनेटली आज इनको भी बहुत सुबह से शाम तक जूझना पड़ा होगा। गुरमीत चड्ढा है, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। जब से ये खबर आई है म्यूचुअल फंड वाली, तब से हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसके ऊपर कितना असर और ऐसा क्यों किया गया, ये सब जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहला विषय मैं लेना चाहता हूँ, डेट म्यूचुअल फंड पर जो इंडेक्सेशन खत्म किया गया है, इसको थोड़ा समझते हैं। सुनील सर, बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इसका क्या मतलब क्या है। इंडेक्सेशन खत्म कर दिया मतलब क्या कर दिया? देखिए, हर व्यक्ति डेट में इसलिए निवेश करना चाहता है क्योंकि उनको एक सेफ्टी या अश्योर्ड या एक ब्रॉड माइना रिटर्न, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको -20% से +40% तक रिटर्न मिल सकते हैं, मगर डेट में उनको एक उम्मीद है कि थोड़ा स्टेबिलिटी हो, पैसे का रिस्क कम हो और थोड़ा रिटर्न इनकम रेगुलरली आने की एक आशा रख सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस क्या है उनके सामने? आज के दिन में आप देखें तो एक तरफ बैंक की डिपॉजिट है, प्राइवेट सेक्टर की फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, फिर आरबीआई की बॉन्ड्स है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और फिर डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें क्या था कि खाली डेट म्यूचुअल के पास उन्होंने एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया था, ताकि मार्केट में डेट में भी थोड़ा रिस्क होता है, मार्क टू मार्केट में आपको लॉस हो सकता है, उस चीज को काउंटर करने के लिए एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट देकर आपके रिस्क के लिए थोड़ा रियायत दिया गया था, ताकि एक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। इसलिए हमारी डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादातर एचएनआई इन्वेस्टर जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में है, वो थोड़ा एलोकेशन डेट में करते आ रहे थे इतनी सालों से। अब इस बार उसको हटा दिया गया, यानी आपके रिस्क जो ले रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में, उसका जो इन्फ्लेशन का इंडेक्शन दे रहे थे उसको बिल्कुल हटाकर सभी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक ही फील्ड में ला गया कि आपको अपना मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि लोग नेचुरली अब डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा नाराज होकर बाकी ऑप्शंस ढूंढने लगेंगे। क्या है ऑप्शंस? एक तो बैंक डिपॉजिट में एक फीलिंग है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, जो डिपॉजिट इनकम कॉर्पोरेशन का खाली 5 लाख का कवर है, पर पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट ओन्ड है, कोई ये नहीं बिलीव करता कि वो डिफॉल्ट करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी इतिहास कहती है कि हमने किसी बैंक को डूबने नहीं दिया, यानी किसी और बैंक से मर्ज करके अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बैंक डिपॉजिट का, तो नेचुरली एक माइग्रेशन थोड़ा उधर हो सकता है। सेकंड, टैक्स फ्री बॉन्ड जो आरबीआई की आजकल में 5.5-4 उसके लेवल पे ट्रेड हो रही है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में आप देखें बैंक डिपॉजिट से भी बेहतर है वो रेट, तो शायद वो एक एलोकेशन आरबीआई टैक्स फ्री बॉन्ड्स की ओर जा सकती है। मगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा एलोकेशन आ सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अरे मेरे को
थोड़ा इक्विटी में टैक्सेशन अभी भी बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि खाली 15% का शॉर्ट टर्म और 10% का लॉन्ग टर्म। तो एक थोड़ा पीपल कहेंगे कि अरे मैं डेट में थोड़ा रिस्क नहीं था यार, अब और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर इक्विटी में कमाऊंगा और टैक्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश करूंगा। सेकेंड कैटेगरी जो बेनिफिट हो सकती है इसमें कि हाइब्रिड कैटेगरी, क्योंकि ये नियम अभी आया है कि 35% वाला जो चीज ना इन टर्म्स ऑफ द होल इक्विटी एलोकेशन, तो हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें में वेरिड अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी होता है, उधर शायद अब लोग कहेंगे ठीक है 35% तक इक्विटी लेकर मेरे को इक्विटी टैक्सेशन मिलने वाला एक प्रोडक्ट में निवेश करूंगा, जिसकी रिटर्न में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड। तो एक हाइब्रिड के लिए मैं एक थोड़ी दिलचस्पी इंक्रीज होते हुए देख रहा हूं। और उसके अंदर एक बहुत सेफ प्रोडक्ट जो है इक्विटी सेविंग स्कीम, जहां पर आर्बिट्राज इक्विटी और डेट, और उधर डेट को 35% ही रखते हैं, मगर आर्बिट्राज एक लेस जो कहते हैं रिस्की प्रोडक्ट है, वॉलेटिलिटी के एडवांटेज उठाती है, उसके कारण इक्विटी सेविंग्स फंड में आपको डेट रिटर्न्स आते हैं विद इक्विटी टैक्सेशन। तो ये मेरे लिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आने वाले दिन में देखूंगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज आप देखेंगे, थोड़ा बहुत इक्विटी में एलोकेशन, थोड़ा हाइब्रिड में एलोकेशन, उसके कारण मार्केट में थोड़ा बाइंग। तो एक्चुअली मेरे लिए ये इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, डेट मार्केट के लिए नेगेटिव है, मगर इक्विटी मार्केट के लिए नहीं। लेकिन तो देखिए ओवरऑल तो ये एक समस्या ये पैदा करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्केट जो आप डेट का डेवलप करना चाहते थे, वहाँ अब आपने एक ऐसा पेज फंसा दिया जिससे बड़ी दिक्कत होगी। संजय जी मुझे ये बताइए, क्या ये मैं इजीली समझ सकता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? ज़्यादा टैक्स वसूली, सिंप्लीफिकेशन, ये क्या मकसद क्या है इसका? ये क्यों किया गया कि इंडेक्सेशन आपने खत्म कर दिया? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे इस तरीके के प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए। ये सवाल मुझसे है जी संजय जी। तो देखिए, सरकार अपने तरफ से तो कोई भी तरीका खोजेगी अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस बैकग्राउंड में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस गया है वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जहां पर चर्चा हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छेड़छाड़ की जाएगी ताकि सारे एसेट क्लासेस को एक दर्जे पर लाया जाए, लेकिन ये तो डिस्कशन हो रहा था इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंप्लीमेंट हो गया डेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो एक जरूर अचरज पैदा करता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बैंकिंग लॉबी काफी दिन से इस बात को सरकार के सामने रख रही है कि जो बैंक डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि क्रेडिट ग्रोथ है। और बहुत अगर आप हाउस होल्ड सेविंग का परसेंटेज देखेंगे बैंक डिपॉजिट्स में, तो वो परसेंटेज भी अब पहले से गिर गया है। तो हो सकता है कि सरकार ने उन दलीलों को थोड़ी से अपने सामने रखा होगा और बैंक्स के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और खास करके फिक्स डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड को बराबरी के दर्जा देने के कंटेक्स्ट में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि आज जो लोग सर्विस से रिटायर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अब वो पहले से ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाने के बदले डेट म्यूचुअल फंड में लगाना पसंद करते थे, क्योंकि 3 साल के बाद जो उनको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी और उस इंडेक्सेशन के कारण पोस्ट टैक्स रिटर्न जो उनको एफडी से मिलता था और जो उनको इंडेक्सेशन के बाद जो टैक्सेशन के बाद जो रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में मिलता था, वो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए रिटायरमेंट का जो सेगमेंट, रिटायर्ड लोगों का जो सेगमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा तबका डेट म्यूचुअल फंड के तरफ झुकना शुरू कर गया था। और इसमें एक चीज और भी हम लोगों को अपने सामने रखना है कि देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर बैंक कोलैप्स ना करे, और जो इंडिया के केस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी अच्छे बैंक का कोलैप्स हम लोगों ने सुना नहीं है। जो भी कोलैप्स हुआ है वो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर के बैंक्स में हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट समझिए कि बिल्कुल एक सॉवरेन गारंटी की तरह है, जो प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इसमें बाजार का जोखिम आपके लिए तब भी सामने है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के कारण या फिर क्रेडिट साइकिल के मूवमेंट के कारण आपके डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चूंकि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा प्रीमियम मिले। तो ये जो टैक्सेशन का ट्रीटमेंट था वो एक ऐसा प्रीमियम था जो लोगों को प्रेरित करता था कि इस
वोलेटिलिटी के बावजूद, ये उतार चढ़ाव के बावजूद वो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करें। लेकिन अब अगर ये प्रीमियम हट जा रहा है तो ऑब्वियसली एक चैलेंज खड़ा होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने नए निवेशकों को लाने के लिए और एग्जिस्टिंग निवेशक को भी डेट म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्ट जारी रखने के लिए। जो कॉन्सोलेशन है वो मैं समझता हूं ये कि ये जो नया प्रावधान है वो 1 अप्रैल के बाद जो निवेश होगा उस पर ही अप्लाई हो रहा है। अब तक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग डेट में इन्वेस्टमेंट है वो अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोग विड्रॉ ना करेंगे और चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रीट करें और जो अभी जो बेनिफिट्स हैं टैक्स के उसका फायदा उठाएं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है ये, है ना? नहीं, मार्केट रिस्क को हटा दीजिए, खाली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब कब क्या बदल देंगे अचानक से पता नहीं मेरे को। गुरमीत, मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए और 10-10 रुपए हर साल मेरे को बेनिफिट हो रहा था, 5% का इन्फ्लेशन था तो 15 पे टैक्स लगता था, अब पूरे 30 पे लगेगा? हाँ, एक अप्रैल के बाद नीरज जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जो मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा। एक बस आप